सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं मुखातिब हूं एक ऐसी सरजमीन के मुसलमानों से जिन पर उनकी अपनी ही ज़मीन अब तंग कर दी गई है। मैं मुखातिब हूं उस ज़मीन के मुसलमानों से जो अब उनके लिए कब्रिस्तान बनती जा रही है। मैं मुखातिब हूँ ज़मीन के उस टुकड़े पर रहने वाले मुसलमानों से जो उनके लिए अब मौत का कला बन रहा है। मैं मुखातिब हूँ भारत में रहने वाले मुसलमानों से। ए भारत में रहने वाले मुसलमानों, और मज़ीद कब तक खामोश रहोगे? आज मैं पूछती हूँ आपसे, कब तक आप भारत को अपनी हुब्बुल वतनी के सबूत देते रहोगे? ए भारत में रहने वाले खामोश मुसलमानों, तुम क्यों नहीं उठते अपना हक मांगने के लिए? अब किसका इंतजार है? क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? क्यों अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तारीक कर रहे हो? आज का भारत माजी के भारत से कहीं ज्यादा गैर महफूज है। ए भारतीय मुसलमानों, आज भारत में जो हुकूमत है वो बनी है तुम्हारी नफरत के वोट लेकर। ए भारत के मुसलमानों, आज तुम्हारी रियासत तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता बन चुकी है। आज तुम्हारी ज़मीन तुम्हारा कब्रिस्तान बन चुकी है। आज तुम्हारी हुकूमत ही तुम्हारी मौत का सामान कर रही है। लेकिन तुम लोग खामोश हो, बल्कि खामोश तमाशाई बने हुए हो, और तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारी मौत का सबब बनेगी। तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारे लिए जिल्लत का बाइस बन रही है। तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारे लिए अजियतनाक हो चुकी है। आज अपने इर्द गिर्द देखो, जिस फजा में तुम रह रहे हो, सांस ले रहे हो, क्या वहां वाकई सांस आसानी से लिया जाता है? क्या वहां सांस लेना दुश्वार नहीं हो रहा? जिस मुल्क के तुम शहरी हो, क्या वो मुल्क तुम्हारे लिए अजनबी नहीं बनता जा रहा? जिस रियासत से तुम मोहब्बत के दावेदार हो, क्या वो रियासत तुम्हारे साथ सोतेली माँ जैसा सलूक नहीं कर रही? दिल पर हाथ रखो भारत के मुसलमानों और बताओ कि क्या मैं जो पूछ रही हूँ वो गलत है? जिस हुकूमत पर फर्ज है कि वो तुम्हारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, आज वही हुकूमत तुम्हारी शनाख्त मिटाने के दर पर है। कभी पूछा तुम लोगों ने इस हुकूमत से या अपने आप से कि क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ तुम्हारी खामोशी की वजह से। ये खामोशी रजामंदी की अलामत है। ये खामोशी बताती है कि तुमने खुद के लिए शायद इसी ज़िंदगी को कबूल कर लिया है। ये खामोशी इस बात का भी सबूत है कि तुम में ज़िंदगी की हरारत बाकी नहीं रही। ये खामोशी गवाही देती है कि तुम अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल तार तार करने का खुद भी फैसला कर चुके हो। तुम्हारी यही खामोशी आज तुम्हारे बदतरीन इस्तेहसाल की वजह बनी। और अगर ये खामोशी बरकरार रही तो फिर याद रखो कि भारत तुम्हारे लिए वाकई दोज़ख बन जाएगा, जहन्नुम बन जाएगा। एक ऐसी जहन्नुम, एक ऐसी दोज़ख जो तुम लोगों ने अपने लिए खुद तजवीज़ की। एक ऐसी दोज़ख जिसका इंतखाब खुद तुम लोगों ने किया अपने लिए। एक ऐसी दोज़ख जिसकी बुनियाद खुद तुमने अपने हाथों से रखी। क्योंकि ज़िंदगी की निशानी हरारत होती है, और हरारत जिसमें होती है वो हरकत करता है, और जब हरकत तेज़ होती है तो फिर तहरीक बनती है, और जब तहरीक बनती है तो फिर मिलती है आज़ादी। आज जिस सरजमीन पर तुम रहते हो वहाँ के लोगों को ज़रा देखो, उनकी शक्लों को तो ज़रा देखो। क्या ऐसा महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो मौका पाते ही तुम पर झपट पड़ेंगे, हमला करेंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे? क्या तुमको अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर उनसे खौफ महसूस नहीं होता? क्या तुम लोगों को अपनी माँओं, बहनों और बेटियों की इज्जतें वहाँ पर गैर महफूज दिखाई नहीं देती? यकीनन ऐसा ही है। ए भारतीय मुसलमानों, ज़रा एक नज़र मकबूजा कश्मीर पर डालो।
और मुझे बताओ उन लोगों का जुर्म क्या है? क्या वो लोग भारत पर हमला करना चाहते थे? क्या वो लोग भारत में दहशतगर्दी करना चाहते हैं? क्या मकबूजा कश्मीर में रहने वाले वो निहत्थे लोग जिन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्या भारत का नक्शा मिटाना चाहते हैं वो बेचारे लोग? सिर्फ एक वजह कि वो मुसलमान हैं तो ये हिंदू उन पर जुल्म करते हैं, खुश होते हैं। सिर्फ एक कसूर है उनका, जो कि भारतीयों को लगता है कि कसूर है, कि वो मुसलमान हैं और ये उन पे जुल्म करके खुश होते हैं। वो जन्नत नज़ीर वादी जिसे आए रोज खून में नहलाया जाता है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि वहां रहने वाली मखलूक की शनाख्त है मुसलमान। मुसलमान, वो मुसलमान है। ए भारत में रहने वाले खामोश मुसलमानों, अब तुम किसके इंतजार में हो? मैं दोबारा पूछती हूँ। मगरिब ने दुनिया को जो तर्ज हुकूमत दिया उसे क्या कहा जाता है? जो तुम लोगों का नरेंद्र मोदी ड्रामेबाज जालिम शख्स भी कहता नहीं थकता, जमहूरियत, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, उसे जमहूरियत कहा जाता है। उसी को मिसाले तर्ज हुकूमत समझा जाता है यकीनी तौर पे। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत, बल्कि सेक्युलर रियासत होने का दावेदार है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग क्या होते हैं, मैं दावे से कहती हूँ कि भारत के जो झूठे दावेदार हैं वाकिफ नहीं होंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। दोबारा सुन ले, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या भारतीय समझते हैं इस डेफिनेशन को? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कानून सब शहरियों पर यकसा लागू होगा। होता है वहां पे लागू? भारत की बात कर रही हूं, नहीं होता। जबान, जात, नस्ल और रंग की बुनियाद पर भी किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। लेकिन होता है वहां पे इम्तियाजी सलूक, तो कैसा सेक्युलरिज्म? मैं भारत से पूछती हूं, भारतीयों से पूछती हूं, सेक्युलरिज्म के उसूलों को बुनियाद बनाकर अगर हम भारत को देखें तो भारत सेक्युलरिज्म के नाम पर एक ऐसा दाग, एक ऐसा धब्बा, एक काला धब्बा निशान बन चुका है जो अब मिटाए नहीं मिट सकता। भारत आज एक ऐसी इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है जिसमें मुसलमान बनकर जीना नामुमकिन हो चुका है। रियासत का बीजेपी की हुकूमत एलामिया ऐसे काम करती है, इस तरह हम देखते हैं कि ये लोग एलानिया ऐसे काम करते हैं जिनका मकसद वाज़े होता है कि हम हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का ठिकाना समझते हैं। लेकिन भारत में रहने वाले खामोश मुसलमान मालूम नहीं कि कब तक अपने ऊपर होने वाले मुजालिम पर इसी तरह खामोश ही रहेंगे। ये है एक सवालिया निशान। सवाल है ये बड़ा, क्यों खामोश रहेंगे? भारतीय मुसलमानों पर भारत के मुजालिम की अगर मैं बात करूं तो ये नए नहीं हैं। 11 सितंबर 1948, 11 सितंबर 1948 को भारत ने हैदराबाद पर रियासत पर कब्जा किया था। इससे पहले और बाद में क्या किया गया जी? फसादात हुए और उनमें 5 लाख बेबस मुसलमान शहीद कर दिए गए। फिर आता है जी 1964, 1964। ये वो तारीख है, हिस्ट्री है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ये हिस्ट्री में उन वर्कों में ये चीज़ें लिखी जा चुकी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1964 में फिर क्या हुआ? कोलकाता में 100 से ज़ायद मुसलमान शहीद कर दिए गए। क्या कसूर था उनका? कि वो मुसलमान थे। हज़ारों घरों को नज़र आतिश कर दिया गया, जुल्म की इंतहा की गई। फिर 1964 के बाद आता है जी 1983, 1983। और 1983 में क्या हुआ? आसाम के गौनतली में 1800 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। सही सुना आपने, 1800 से ज़ायद। फिर आता है जी 2014। ये सिलसिला रुका नहीं। 2014 के इंतखाबात के मौके पर भी बीजेपी ने अपने मंशूर में ये बात शामिल की थी कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर किया जाएगा। और 2002 की अगर हम बात करें तो 2002 में जब भारतीय रियासत गुजरात में मौजूदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, तब वजीर आला था, जिसको मैं गुजरात का कसाब कहती थी, तब वो वजीर आला था और गुजरात का कसाब था। आज वो वजीर आज़म है और आज वो कश्मीर का कसाब बना बैठा है। यानी औकात उसकी किसी कसाब से ज्यादा नहीं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि छुरी चलाने वाला कसाई। एक कसाई नुमा किरदार है वो, चाहे वो वजीर आला था, आज वो वजीर आज़म है। कभी वो गुजरात का कसाब बनता था, अब वो कश्मीर का कसाब बना बैठा है।
2002 की अगर बात करूं, जुल्म की इंतहा थी जब भारत की तारीख के बदतरीन फसादात हुए और 3000 मुसलमानों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को घरों से निकाल कर इलाका बदर कर दिया गया। फिर जी 1992 कौन भूल सकता है, 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उस पर मुसलमानों ने पूर्ण अमन एहतजाज किया जिसका उनका हक था, लेकिन इसके बावजूद हिंदू दहशतगर्दों ने बाल ठाकरे की क़यादत में मुसलमानों का कत्लेआम किया। समझौता एक्सप्रेस के दरवाजे बंद करके आग लगा दी गई और पाकिस्तान के सैकड़ों मुसलमान दौरान सफ़र जिंदा जला दिए गए। और आज भारतीय मुसलमानों का भारत कुछ ऐसा है। रज़ा ज़रा क्लिप चलाइएगा। आपने और सुना भी आपने, ये वो हकीकत है नाजरीन जिससे अब कोई मुंह नहीं छुपा सकता, ना कोई मुंह मोड़ सकता है। ये इंतहाई अफसोस मकाम है कि भारत में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अब ये सोचने लगी है कि उसे खामोश रहना है। भारत में मजहबी मुनाफरत और टकराव की जो फ़ज़ा बनाई गई सोची समझी साजिश के तहत, उसका असल महवर सिर्फ मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों ने पूरी तरह खामोशी इख्तियार कर रखी है। ताजमहल को मंदिर में तब्दील करने की बातें, फैज़ाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखने का फैसला हो, अयोध्या की मुतनाज़ ज़मीन पर मंदिर तामीर करने के नारे हों, ये तमाम फैसले, ये तमाम इक़दामात चीख चीख कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं की आमाजगाह बन चुका है। मुसलमानों को समाजी, इक्तिसादी, तालीमी हर शोबे में शदीद दबाव का सामना है। मुल्क की सियासत में वो हाशिए पर जा चुके हैं, सियासी नुमाइंदगी में इस वक्त वो सबसे नीचे आ चुके हैं, गिर चुके हैं, आला तालीम में वो पहले के मुकाबले में पीछे हो गए हैं। और भारत में रहने वाले मुसलमानों पर एक और बार भारतीय पार्लियामेंट में एक ऐसा मुतनाज़ तरीन बिल पेश कर दिया गया जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुस्लिमों को शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। इस बिल के हक में 311 वोट जबकि मुखालफत में 80 वोट पड़े। अब कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने इस बिल की मंजूरी पर कहा कि इस मुतनाज़े बिल की मंजूरी जिन्ना के नज़रिए की जीत है और गांधी के नज़रिए की हार है। भारतीय पार्लियामेंट में मुसलमानों से नफरत के हक में 300 से ज़ायद वोट डाले गए, ज़रा सोचें, और मुसलमानों के हक में वोट 100 से भी कम थे। ये है हिंदुस्तान, ये है इनका सेक्युलरिज्म। ये मज़ीद कम होंगे, देखें ज़रा, ये मज़ीद कम होंगे क्योंकि भारत में रहने वाले खामोश मुसलमानों ने आज तक अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। आज तक भारत में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान को गालियां देकर अपनी हुब्बुल वतनी साबित की। तो कभी ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए, कभी भारत माता की जय कहा, जय हो ये कहते थे, और कभी गाय खाने से इज्तनाब किया। कभी मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग भी कहा, तो कभी मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से ढाए जाने वाले मुजालिम पर खामोशी इख्तियार की। भारतीय मुसलमानों ने मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों को दहशतगर्द भी कहा, आतंकवादी भी कहा, तो कभी भारत से मोहब्बत साबित करने की दौड़ में इतना आगे निकल गए कि वापसी का रास्ता भूल बैठे। इनको खुद नहीं पता होगा कि वापसी का रास्ता है क्या और उनको मिला क्या। ये है सवाल। इतना कुछ चले इन्होंने किया, मिला क्या? कुछ मिलता तो सही। मौत मिली, जिल्लत मिली, रुसवाई मिली, नाइंसाफ़ी मिली। अब असेंबली में बिल फाड़ने से क्या होगा? असद ओवैसुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या फ़ायदा अब जब इंतहा पसंद हिंदू आप पर बाकायदा गालिब आ रहे हैं? सोचें कि कोताहियाँ कहाँ हुई आप लोगों से, कहाँ की आपने गलतियाँ। सोचें कि क्या गलतियाँ की गई हैं आप लोगों की जानिब से, क्या हुआ, ज़रा ये सोचें कि क्यों कुदरत आपको सज़ा दे रही है। आज क्यों कोई भारतीय मुसलमान खुद को महफूज तस्वुर नहीं करता। अब क्या बिल फाड़ने से वाकई कुछ होगा? मैं भारतीय मुसलमानों से पूछती हूँ, तमाम लोगों से पूछती हूँ जो ऐसे नहीं चलेगा देख रहे, क्या बिल फाड़ने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जब कोफियों की तरह हाथ पर हाथ रखे चुप सादे आप बैठे रहे और मकबूजा कश्मीर जलता रहा, भारत में इंतहा पसंद हिंदू अपनी इंतहा पसंदी के कारनामे रकम करते रहे और आप तमाम लोग चुपचाप बैठे रहे। अब तो भारत मुसलमानों के लिए
मैं बड़े यकीन से कह रही हूँ, बर्मा या फिर फलस्तीन बनता जा रहा है। अब बिल फाड़ने का वक्त नहीं है, अब एक ऐसी तहरीक चलाने का वक्त है, एक ऐसी तहरीक जिसके नतीजे में आपको अपना हक मिले, एक ऐसी तहरीक चलाने का वक्त है जिसके नतीजे में आपको अपनी ज़मीन मुयस्सर हो, जहां आप बेखौफ ज़िंदगी गुजार सकें और सुकून से मर तो सकें। आज भी अगर भारतीय मुसलमानों की खामोशी इसी तरह बरकरार रही तो सोचें, फिर आगे सिर्फ अंधेरा और तारीकी होगा और कुछ नहीं। क्योंकि जो कौम अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानती, आवाज़ उठाना नहीं जानती, जो कौम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, जिस कौम में हरारत नहीं होती, जो कौम तहरीक नहीं बन सकती, उस कौम की शनाख्त ऐसे मिटा दी जाती है। आज भारत मकबूजा कश्मीर में कितने आप देख रहे हैं कि मुजालिम ढा रहा है। आज भारत को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा हथियार ईजाद करे जिससे मकबूजा कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो और खौफजदा हो जाएं, खौफ खा जाएं, खामोश हो जाएं। आज असलहे से जो लैस भारत है उन निहत्ते मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के आगे क्यों बेबस है? उनको खौफजदा करने की कोशिश करता है और खौफजदा करने की कोशिश करता है। वो नहीं होते खौफजदा क्योंकि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों की तहरीक में वो ताकत है जो पहले दिन से थी, आज भी वही ताकत है। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, एक आज़ाद वतन अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन जहाँ मैं सुकून की सांस लेती हूँ, जहाँ मुझे अपनी बात कहने की मुकम्मल आज़ादी है। मैं एक ऐसे मुल्क में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हर रंग, हर नस्ल, ज़बान और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द सुकून से जीता है और सुकून से मरता है। मैं क्यों इन खामोश लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हूँ जिनकी खामोशी ही उनके लिए ज़हरे कातिल है? इसलिए कि मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ जो अब मैं करने जा रही हूँ। ज़रा सुनिएगा, ना जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं, ना जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं। चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। कोई रास्ता समझा जाएं, कोई रास्ता समझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं। कोई रास्ता समझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं। किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाएं, किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाएं। कहीं फिक्री ज़रूरत है, कहीं अमली ज़रूरत है, कहीं फिक्री ज़रूरत है, कहीं अमली ज़रूरत है। नई फिक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। अभी भी वक्त है यारो, अभी भी वक्त है यारो, ए इल्मो फ़न के हरकारो। अभी भी वक्त है यारो, ए इल्मो फ़न के हरकारो। जो सीखा है सिखा जाओ, जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ। जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ। रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ, रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ। फ़रोग़े नस्ल की खातिर ज़रा सा वक्त दे जाओ। कोई तब्दीली ले आएं, कोई तब्दीली ले आएं, चलो कुछ काम कर जाएं। मनो सलवा ना आएगा, ज़माना नोच खाएगा। मनो सलवा ना आएगा, ज़माना नोच खाएगा। खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा, खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा। महज बातों से तब्दीली कोई भी ना ला पाएगा। तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम्ही से रंग आएगा। सबक आमोज हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। कल जो फैसला भारत के मुसलमानों ने भारत के साथ रहने का किया था, आज वक्त है कि वो अपना फैसला वापस ले लें। आज वक्त है कि भारत में मज़ीद कई 1947 वजूद में आएंगे। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि बहुत से 1947 देखने उस भारत में। आज वो वक्त है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों समेत वो तमाम कौमें जो इंतहा पसंद हिंदुओं के मुजालिम का शिकार हो रही हैं वो उठें और अपने हक के लिए जिद्दोजहद करें, आवाज़ उठाएं। जालिम का यकीन जानिए, ये मैं गहरी बात करने जा रही हूँ, जालिम का कोई मज़हब नहीं होता और ना ही मज़लूम का कोई मज़हब होता है। जिस पर जुल्म हो वो मज़लूम ही होगा, खा उसका कोई भी मज़हब हो, और जो जुल्म करेगा वो जालिम ही कहलवाएगा, खा उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। यानी जालिम का भी कोई मज़हब नहीं, मज़लूम का भी कोई मज़हब नहीं।
मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो क्या है? जुल्म है, और वो जुल्म हो रहा है किस पर? मुसलमान पर। भारत में जो मजलूम है वो मुसलमान है, सिख भी है, निचली जात का हिंदू भी है। वो जो कहते हैं जात पात, पता नहीं कौन सी सदी में रह रहे हैं, जात पात, सेकुलरिज्म की बातें करते जातों की पातों की। दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाला भी जो है वो वहाँ पिस रहा है, और जालिम कौन? सिर्फ एक इंतहा पसंद हिंदू। मैं आज भारत के मुसलमानों से सिर्फ इसलिए मुखातिब हूँ कि अभी वक्त है, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। आज कुदरत ने और किस्मत ने आपको मौका दिया है। आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान पाकिस्तान से भारत में बैठे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन आपकी यही खामोशी अगर बरकरार रहे तो ए भारत के मुसलमानों, आप भारत की तारीख का वो तारीख बाब बन जाओगे जहाँ रोशनी कभी भी मुयस्सर नहीं होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाज़रीन, तनकीद करना या सवाल पूछना एक जमहूरी रियासत में हर फ़र्द का हक होता है। आप अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे मेरी राय को, लेकिन हमें एक बात ज़रूर मद्देनज़र रखकर सवाल भी पूछना चाहिए और तनकीद भी करनी चाहिए। और वो बात ये कि क्या हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल जायज़ है, ठोस है, सही है, और हमारी तनकीद बराए इस्लाह हो, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। सिर्फ ये ना हो कि तनकीद बराए तनकीद, बस तनकीद करनी है, कुछ कहना है। जब हम इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सवाल करते हैं या फिर तनकीद करते हैं सोच के साथ कि तनकीद बराए इस्लाह हो, कि इस तनकीद का कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट हम देखें कि आएगा, तो यकीनी तौर पे उसका जवाब भी आता है। और जिस पर तनकीद की जाती है, अगर कहें वो बंदे का पुत्र है तो वो इस्लाह करने की कोशिश भी करता है। अच्छा जी, ऐसा ही एक सवाल हमने कल उठाया था इस प्रोग्राम में ऐसे नहीं चलेगा में, और नैब से मुतालिक वो सवाल था कि जिन लोगों ने कल का प्रोग्राम मिस किया, ज़रा मैं दोहरा दूं कि सवाल क्या था कि जी 1.5 साल में नैब के जितने भी मुकदमात हैं वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। आखिर जो सुस्त रवि है इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? कल हमने अपने प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाया था कि नैब के केसेस का जो फैसला है इसमें जो ताख़ीर होती है उस पर सियासतदान तो शायद खुश होते हैं कि चलें आज भी फैसला नहीं हुआ, अभी भी फैसला लेट है, अभी तो बहुत लेट है, अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन बहुत से लोग परेशान होते हैं, सवाल उठाते हैं कि आखिर दाल में कुछ काला तो नहीं है। अब इसका जवाब हमें दिया खुद चेयरमैन नैब ने, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने। उनका मौक़िफ़ क्या था, उनका क्या कहना था हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद, ये जानेंगे जी खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान से, जो सेकंड सेगमेंट में हमेशा की तरह हमें ज्वाइन करते। सदीक, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। पहले तो सदीक मुझे इस बात की खुशी है कि हम आवाज़ जिन तक पहुंचाते हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाज़ पहुंचने पर जो अच्छे लोग हैं, मैंने आगाज़ में भी कहा कि जो बंदे के पुत्र हैं वो अच्छा जवाब भी देते हैं, जहाँ पे इस्लाह की ज़रूरत होती है इस्लाह भी होती है। लेकिन कुछ होते हैं जो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, गिले शिकवे करते हैं। खैर, ये इन दोनों कैटेगरीज़ की हम बात करते हैं आगे प्रोग्राम में जाके। सिर्फ अभी ये बताइए कि आपकी क्या बात हुई। जी बिल्कुल, हमने कल जब ये बात की थी नैब के हवाले से कि मालूम नहीं है कि नैब की कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है या बदनीयती है, तो आज चेयरमैन नैब साहब से जो मेरी बात हुई जस्टिस जावेद इकबाल साहब से, जावेद इकबाल साहब का ये कहना है कि नैब की तरफ से कोई बदनीयती नहीं है, नैब पुरअज़म है कि हमने पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना है। उनका ये कहना था कि इस वक्त नैब ने जिन लोगों को पकड़ा, जिन लोगों पर केसेस बनाए, उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। लेकिन किसी का तसव्वुर नहीं था कि इस तरह से 2 वज़ीर आज़म जेल में होंगे, एक पेशियां भुगत रहा होगा और जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनका एहतसाब हो रहा होगा। चेयरमैन नैब साहब का कहना यह था, जावेद इकबाल साहब का, कि नैब ने 1261 रेफरेंसेस अब तक एहतसाब अदालतों में दायर कर रखे हैं। लेकिन मसला यह है कि एक तरफ 1261 रेफरेंसेस हैं, दूसरी तरफ 25 एहतसाब अदालतें हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 25 एहतसाब अदालतें हैं। और यह भी कहना था चेयरमैन नैब साहब का कि नैब ने जो 1261 रेफरेंसेस दायर किए हैं उसमें 943 अरब रुपए का मामला है, 943 अरब रुपए की करप्शन और लूट मार का मामला है। तो उनका यह कहना था कि नैब के पास एक शिकायत आती है, नैब उस शिकायत की तस्दीक करता है, फिर नैब इंक्वायरी करता है, फिर नैब इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर नैब रेफरेंस की तैयारी करता है, और जब नैब रेफरेंस दायर कर देता है
تو یہ معاملہ نیب کی جانب سے لاجیکل اینڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا احتساب عدالت کا کام ہوتا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ احتساب عدالتوں کو قانون کے مطابق 30 روز میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 6 ماہ تک تو فرد جرمی بعض کیسز میں عائد نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر جتنے کیسز موجود ہیں اور اگر احتساب عدالت کی تعداد اور ججز کی تعداد دیکھ لی جائے تو ایک کیس کی باری 4 ماہ بعد آتی ہے۔ ان سے میں نے یہ سوال کیا چیئرمین نیب صاحب سے کہ سر یہ بتائیں کہ کیا نیب نے اس کے لیے حکومت سے رابطہ کیا، متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا کہ ججز کی تعداد کم ہے؟ اس پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو نامزد چیف جسٹس پاکستان ہیں جسٹس گلزار صاحب، ان کا حکم آ چکا ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر جتنی بھی نیب کے عدالتوں میں خالی اسامیاں ہیں ان کو فل کیا جائے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ پراسیکیوٹر جنرل نیب کئی خطوط لکھ چکے ہیں وزارت قانون کو، ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جو سیٹیں خالی ہیں احتساب عدالتوں میں ان کو پر کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی احتساب عدالت میں کوئی احتساب عدالت کا جج لگانا ہوتا ہے تو پہلے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ منظوری دیتے ہیں، اس کے بعد نوٹیفائی کرتی ہے وزارت قانون۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، ہم جہاں پر کیسز بنتے ہیں وہاں پر کیسز بنا رہے ہیں، ہم ریفرنسز دائر کر رہے ہیں، لیکن جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے اس کے بعد نیب کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں نیب کو جا کے وہ کرپشن ثابت تو کرنی ہوتی ہے، پراسیکیوشن تو کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کیس نہیں لگ رہا تو اس میں نیب کی کوئی بات نیتی نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا ہم جب سوال اٹھاتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے وہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جب کیسز ڈیلے ہوتے ہیں کئی ماہ تک کئی سال تک کیسز منطقی جانب کو نہیں پہنچتے تو اس سے ان کو فائدہ یہ پہنچتا ہے، ایک تو وہ عوامی سطح پر یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پکڑا ہوا ہے ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا۔ دوسرا میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں، عدالت عالیہ ہے، عدالت عظمیٰ ہے، وہ اس لیے ضمانتیں دے دیتے ہیں ملزمان کو کہ وہ 2 سال سے جیلوں میں ہیں تو ان کے خلاف کیسز آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو اس میں بھی چیئرمین نیب صاحب کا کہنا تھا کہ جو تعداد ہے موجودہ ججز کی اور احتساب عدالتوں کی، تو اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے فیصلوں میں اور اس وجہ سے کسی کی ضمانتیں ہو رہی ہیں تو اس کی ذمہ دار نیب نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک مخصوص کیس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا جس کے بارے میں ہم نے کل کہا تھا شان اقبال کے حوالے سے کہ 18 ماہ تک کئی ملزمان کو جیل میں رکھا گیا، تو اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش 90% کیسز میں ہم 90 روز کے اندر ریفرنس دائر کر دیتے ہیں۔ شان اقبال میں بھی ہم نے ریفرنس بار وقت دائر کر دیا تھا، اس کے بعد معاملہ احتساب عدالت کے پاس ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کے کیس میں جو پیراگراف لکھے تھے نیب کے خلاف جس میں لکھا گیا تھا کہ نیب کی بدنیتی ہے، ان پیراگرافز کو سپریم کورٹ نے حذف کر دیا ہے کیونکہ ضمانت کے موقع کے اوپر جب پورا کیس اور فیکٹ سامنے نہیں ہوتے اس موقع کے اوپر نیب کو بدنیتی کا لیبل نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ چیئرمین نیب صاحب کا موقف تھا جو کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس میں جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا وہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ احتساب عدالتوں کی کمی ہے، ججز کی کمی ہے اور ان کی وجہ سے یہ کیسز منطقی یہاں تک نہیں پہنچتے، یا تاخیر ہوتی ہے، ایک کیس کی باری 4 ماہ بعد آتی ہے۔ تو یہ وجوہات بتائیں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف دیا، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں میں احتساب عدالت جہاں پہ ججز نہیں ہیں ان کی تعیناتی ہو جائے گی، اور ان کی تعیناتی کے بعد نیب کو جہاں جہاں پراسیکیوشن کرنی ہے، نیب نے جہاں جہاں کیسز بنائے ہیں، نیب اپنے کیسز کو ثابت کرنے کے لیے تمام تر اپنی توانائیاں خرچ کرے گا، تمام تر صلاحیتیں بروکار لائے گا، اور جہاں پر ضرورت پڑی جن ماہرین کی بھی جو خدمات لینی پڑی وہ لی جائیں گی، لیکن نیب پرعزم ہے کہ انہوں نے اس کرپٹ مافیا کا احتساب کرنا ہے اور پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہے۔ چیئرمین نیب صاحب پرعزم تھے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، جتنے وسائل کی اگر کمی ہے، اگر ججز کی کمی ہے، احتساب عدالتوں کی کمی ہے، اس سب کے باوجود نیب پرعزم ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے تک کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس طرح کے وہ بڑے نام جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا وہ جیلوں کے اندر ہوں گے، وہ پیشیاں بھگت رہے ہوں گے، ان سے سوال کیا جا رہا ہوگا، ان کا احتساب کیا جا رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کچھ سوچ سکتا تھا کہ آصف علی زرداری، جو اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نام جو آج جیلوں میں ہیں، جو وزرائے اعظم رہے ہیں جو آج جیلوں میں ہیں، یا جو پیشیاں بھگت رہے ہیں، جو کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں، جو حساب دے رہے ہیں، کیا ان سے پوچھا جا سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج نیب نے ان لوگوں کو پکڑا، کیسز بنائے اور ان کا احتساب کیا جا رہا ہے۔ یہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا موقف تھا جو کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔
اچھا میں امید کرتی ہوں کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ نے شیئر کیا کہ انہوں نے موقف دیا پروگرام میں، اور جس طرح کہ کل بھی ہم نے کہا کہ مین پاور کی کمی ہو سکتی ہے، یعنی افرادی قوت کی کمی ہو سکتی ہے، جو کیسز بہت زیادہ ہے، برڈن بہت زیادہ ہے، پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کام کا پریشر، اور کسی قسم کا پریشر نہیں میں کہہ رہی، وہ پریشر تو لینے والے لگتے نہیں ہے چیئرمین نیب صاحب. دوبارہ کہوں گی بڑے دبنگ ہیں آپ. یہ بتائیے کہ جو اب لوگ اس طرح کے لوگ جو کہ ہمارے بڑے سیزنڈ پولیٹیشین خود کو کہلوانا پسند کرتے ہیں، بڑے سیاستدان جو کہ 5 سیکنڈ نہیں لگاتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نیب کا یعنی ادارے کا کسی حکمران کے ساتھ یا حکمران وقت کے ساتھ، کسی حاکم وقت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. مطلب میں اوپن ورڈز میں کہوں گی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی باتیں کرتے ہیں اوپنلی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب میرے خیال سے ایسے لوگوں کو چپ کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا بے بنیاد الزام ہے صدیق جان. ایک ادارے کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی حاکم وقت کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ جی مرضی کا آرڈر پہ احتساب کروایا جاتے ہیں. بہت غلط بات ہے. اس بات کو بھی میں کہتی ہوں چیئرمین نیب صاحب کو کورٹ میں لے جانا چاہیے کہ آئندہ کوئی ادارے کے بارے میں بات کرے تو پھر بھی وہ کیس بھگتے. بتائے، ثابت کرے کہ الزام لگا رہے ہو، ثابت کرو. دیکھیں بات یہ ہے، نیب کا کام ہے سوال پوچھنا. نیب سوال پوچھے گا، ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، آئین نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نیب کو الزام دیتے ہیں، یہ ان کرپٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اپنی ٹیٹیز کا حساب نہیں دیتے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان کے جو اثاثے اور جائیدادیں ہیں وہ 7,000 8,000 گنا کیسے بڑھ گئے. وہ یہ نہیں بتاتے یعنی صدیق ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیب اپنا کام کرتا ہے، کھل کر سوال پوچھتا ہے، تفتیش کرتا ہے، لیکن جن کو جواب نہیں آتا تو وہ نیب پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں ان کو کورٹ میں لے جانا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے اب الزام ثابت کرو یا معافی مانگو. چھوٹی بات نہیں ہے نا کسی ادارے پہ الزام لگانا، یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کے اکاؤنٹ میں اگر قطری اور عربی پیسے بھیج رہے ہیں تو کیا نیب کا کام نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ آپ کا قطریوں اور عربیوں کے ساتھ کون سا ایسا کاروبار ہے کہ وہ آپ کو کروڑوں روپے بھیج رہے ہیں اور آپ کو مسلسل وہ پیسے بھیج رہے ہیں. کیا نیب ان سے نہیں پوچھے گی کہ آپ کی ٹیٹیز کہاں سے آ رہے ہیں اور مردوں کے نام کے اوپر زرداری صاحب کے اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں، ٹھیکیداروں کی جانب سے کک بیکس فیک اکاؤنٹس میں جمع کرائے جا رہے ہیں، اومنی گروپ کو نوازا جا رہا ہے، اومنی گروپ صدقے کے بکرے اور بلاول ہاؤس کے جو سالگرہ کے کیک تک وہ فراہم کر رہا ہے، بلاول کے کپڑے جہاں دھلنے جاتے ہیں اس کے پیسے اومنی گروپ دے رہا ہے. تو کیا نیب کا کام نہیں ہے وہ پوچھے؟ نیب کا کام پوچھنا ہے. ہم نے کل جو سوال اٹھایا تھا وہ یہی اٹھایا تھا کہ کیسز تیزی سے اپنے منطقی انجام کو پہنچنے چاہیے، اور اس پہ ہم نے چیئرمین نیب صاحب کو موقع بتا دیا کہ نیب کا کام ہے ریفرنس دائر کرنا. اس کے بعد جو تاریخ دینا ہوتا ہے وہ احتساب عدالت کے جج کا کام ہوتا ہے. وہ جس تاریخ پہ بلاتے ہیں نیب جاتا ہے، اپنا کیس پیش کرتا ہے، اپنا کیس اپنا جو بھی ان کا موقف ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں. اگر تاریخ جلدی دی جائے گی تو نیب اسی تاریخ پہ جائے گا، اگر دیر سے دی جائے گی تو نیب کو اسی تاریخ پہ جانا ہے. تو نیب کی طرف سے وہ کہتے ہیں کوئی ڈیلے نہیں ہے، نیب اپنا کام کر رہا ہے. اور یہ جو میں نے صاحب کو بتایا کہ وہ بہت پرعزم تھے کہ جو بھی حالات ہوں، جتنا بھی دباؤ ہو، ہم ان کرپٹ لوگوں کا احتساب کریں گے. اور قوم بھی یہی چاہتی ہے کہ کرپٹ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب کیا جائے، جنہوں نے کرپشن کیا ہے ان کے ٹرائل تیزی سے چلائے جائیں، ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے. یہ جو اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے وہ واپس آنا چاہیے. اور دیکھیں بات یہ ہے، یہ اگر احتساب عدالتوں کی یہ اس معاملے میں حکومت وقت کو بھی چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی چاہیے، فروغ نسیم صاحب وزیر قانون صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر نیب نے ان کو لکھا ہے وزارت قانون کو کہ احتساب عدالتوں میں ججز کی کمی ہے، یہ تو سب سے ٹاپ پریارٹی اس حکومت کی ہونی چاہیے کہ احتساب عدالتوں میں تمام ججز ہونے چاہیے، جہاں احتساب عدالتوں کی تعداد زیادہ کرنی چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے. یہی پوچھنے والی تھی، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا حل اب کیسے ممکن ہوگا. ٹھیک ہے جی بالکل، حل اس کا یہی ہے کہ اگر یہ 25 عدالتیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو 100 عدالتیں ہونی چاہیے. اور کیسز جو ہیں جہاں پہ زیادہ پیسہ انوالو ہے، جہاں پہ اربوں روپے کا معاملہ ہے کرپشن کا، ان کیسز کو ٹاپ پریارٹی پہ چلانا چاہیے. پہلے ان کو چلا کے، اور بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ چلنے چاہیے. آپ جانتی ہیں یہ بات کہ نواز شریف صاحب کے جو ایون فیلڈ تھا، العزیزیہ تھا، فلیگ شپ تھا، ان کے فیصلے بھی اس لیے نسبتاً جلدی آئے کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کیسز چلائے گئے تھے. اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک ٹائم فریم دیا تھا، جب اس میں مزید وقت چاہیے تھا تو دوبارہ شریف خاندان کے وکیل جاتے تھے، کچھ وقت لے کر آتے تھے، پھر دوبارہ جاتے تھے، کچھ وقت لے کر آتے تھے. کہہ دے کہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور آپ کا بھی پروگرام روزانہ ہی ہوتا ہے آلموسٹ. کل دوبارہ ملنے آپ نے اور صدیق جان نے اپنے تمام ناظرین اور تمام فینز اینڈ فالوور سے. تو صدیق جان اور ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. اگر زندگی نے وفا کی، کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।